प्रिय छात्रों, आज अपने अध्ययन करेंगे अर्जित अवकाश का नकद भुगतान, एनकेशमेंट ऑफ ऑन लीव सैलरी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि क्या होता है अर्जित अवकाश, जिसे साधारण भाषा में PL एनकेशमेंट भी कहते हैं, प्रिविलेज लीव। नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को एक निश्चित जो है छुट्टियां, जिन्हें आप लीव कहते हैं, यदि कर्मचारी उन छुट्टियों का उपयोग नहीं करे तो उसके बदले में नियोक्ता उसका नकद भुगतान करता है। ऐसी छुट्टियां जिनका नकद भुगतान किया जाता है वो कहलाती है PL प्रिविलेज लीव, या उसका अर्न लीव कहते हैं। यदि कोई कर्मचारी इन अर्न लीव सैलरी या PL एनकेशमेंट करवाता है तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत कितनी राशि कर मुक्त होगी या कितनी राशि कर योग्य होगी, इसका आज अपने अध्ययन करते हैं। कोई भी कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान, यानी कि इन सर्विस पीरियड, ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, PL एनकेशमेंट या अर्न लीव सैलरीज का भुगतान प्राप्त करता है तो वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य का तात्पर्य क्या है? चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहली बार PL एनकेशमेंट या अर्न लीव सैलरी का भुगतान उसने कब लिया? सेवा काल के दौरान। इस तरह की PL एनकेशमेंट का भुगतान लेने पर संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। अब जो बात आती है कि दूसरी परिस्थिति क्या होती है, सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने पर, लीव्स एनकेशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, उस समय उसका भुगतान प्राप्त किया जाता है। तो उसके संदर्भ में जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत नियम है वो क्या है? उसके दो परिस्थितियां। पहली परिस्थिति सरकारी कर्मचारियों के लिए, यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय PL एनकेशमेंट या अर्न लीव सैलरी का भुगतान प्राप्त करता है तो एग्जेम्प्टेड। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली अर्जित अवकाश का नकदीकरण पूर्णतः कर मुक्त, किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा, वेतन का भाग नहीं माना जाएगा। गैर सरकारी यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और सेवानिवृत्ति हो रही है उसकी, और उस स्थिति में उसको जो PL एनकेशमेंट या अर्न लीव सैलरी का भुगतान होता है, एनकेशमेंट करवाता है, तो उसके लिए जो आयकर अधिनियम की जो सेक्शन है 10(10)A के अंतर्गत वो क्या है? निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि कर मुक्त होगी। ये कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। क्या है? A पॉइंट है प्राप्त वास्तविक राशि, सेकंड 10 माह का औसत वेतन। फर्स्ट पॉइंट था प्राप्त वास्तविक राशि, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। सेकंड एवरेज सैलरी ऑफ द 10 मंथ्स। थर्ड जो है सेवानिवृत्ति पर शेष से अर्जित अवकाश का औसत वेतन, यानी कि जिस दिन कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ उस दिन अकाउंट में कितना बैलेंस है, शेष मतलब बैलेंस उसका कितना है, 1 वर्ष की सेवा पर अधिकतम 30 दिन का अवकाश मानते हुए। इसका तात्पर्य क्या है? कॉरपोरेट सेक्टर या और कोई भी एम्प्लॉयर जो अपने कर्मचारियों को 30 दिन से अधिक PL का लाभ देता है तो उस कंडीशन में आयकर विभाग अधिकतम 30 दिन का अवकाश मानता है कि भी हम कर मुक्ति के हिसाब से अधिकतम आपका 30 दिन ही मानेंगे। फिर चौथी कंडीशन अधिकतम 3 लाख रुपए, मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो है 3 लाख, अर्थात
ये जो चारों बिंदु हैं उनमें से जो सबसे कम राशि होगी उसी की कर मुक्ति आपको प्रदान की जाएगी, कर्मचारी को शेष राशि कर योग्य होगी। अब इसमें कुछ बातें हैं वो हमें समझनी है, जैसे औसत वेतन, एवरेज सैलरी का तात्पर्य क्या है। सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 महीनों के औसत वेतन से, प्रीसीडिंग 10 months ऑफ द सैलरी फ्रॉम द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ उसके पहले के 10 माह की जो वेतन है उसका एवरेज। अब बात आती है कि वेतन किसे कहेंगे, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार प्लस बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन। मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस एज पर सर्विस कंडीशन, प्लस बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन यानी कि फिक्स्ड परसेंटेज ऑन सेल्स। कमीशन जो दिया जा रहा है फिक्स्ड परसेंटेज ऑन सेल्स पे। यदि एक निश्चित राशि दी जाती है आपको कमीशन की प्रश्न में, जैसे 50,000, 1,00,000, तो वो इसमें शामिल नहीं होगी। ये लिखा जाता है बिक्री पर 4% कमीशन दिया जाता है तो वो वेतन का भाग माना जाएगा, अन्यथा वेतन का भाग नहीं माना जाएगा। अब बात आती है सेवा काल की गणना के लिए वर्ष के भाग पर विचार नहीं किया जाएगा। भाग मतलब पार्ट। जैसे किसी का सेवानिवृत्ति के समय जो है कैलकुलेशन की तो उसकी लेंथ ऑफ द सर्विस आई 24 साल 8 माह, तो हम कितना मानेंगे उसको 24 साल। पार्ट को नहीं, पूरा हम उसको कंसिडर करेंगे। इसी के साथ साथ अब अगला हमारा जो समझने का पॉइंट है क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। कंपनसेशन यानी कि जो किसी कर्मचारी को, यदि किसी कर्मचारी को निकाल दिया जाए और उसको क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है तो आयकर विभाग उस क्षतिपूर्ति में कितनी करमुक्ति प्रदान करेगा आयकर नियमों के हिसाब से, उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। सबसे पहले छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10B, कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन रिट्रेचमेंट। छंटनी कर दी गई कर्मचारियों की और उस वक्त किसी कर्मचारी को निकाल दिया जाता है और कंपनसेशन का भुगतान किया जाता है, तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत कितनी कर मुक्ति प्रदान की जाएगी वो देखते हैं। यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत राशि प्राप्त होती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एप्लीकेबल होने पर निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि कर मुक्त होगी। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एक्सेप्टेड। पहला, क्षतिपूर्ति की वास्तविक प्राप्त राशि। दूसरा, सेवा के वर्ष इंटू 15 इंटू औसत दैनिक वेतन और अधिकतम 5 लाख। बात आती है कि औसत दैनिक वेतन क्या होता है। छंटनी वाले माह के तुरंत पूर्व के 3 कैलेंडर माह का कुल वेतन, जिस दिन उसको छंटनी की उससे पहले के प्रीसीडिंग 3 months जो है 3 कैलेंडर ईयर्स, कैलेंडर मंथ्स नॉट ईयर्स, कैलेंडर मंथ्स उनकी सैलरी डिवाइडेड बाय 3 कैलेंडर मंथ्स का जो डेज है, दिनों की संख्या, आप 3 से डिवाइड नहीं करेंगे उनको, आप क्या करेंगे 91 या 92 डेज जो प्रीसीडिंग जो 3 months की सैलरी ली है उससे डेज कितने थे उसको देखेंगे। फिर इसके साथ साथ यहाँ समझना है कि वेतन किसे कहेंगे। देखिए आयकर के अंतर्गत सब जगह वेतन का मीनिंग अलग अलग है। यहाँ वेतन से तात्पर्य बोनस, ग्रेच्युटी एवं कर्मचारी कल्याण के लिए किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोष में नियोक्ता के स्थान को छोड़कर समस्त पारिश्रमिक नगद एवं सुविधाओं के मूल्य से है, जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके। सुविधाओं का मूल्य उनका उचित बाजार मूल्य। निम्नलिखित कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति कर मुक्त नहीं होगी। यदि ये कर्मचारी जो बता रहा हूँ उसके अंतर्गत आते हैं तो उनके लिए क्षतिपूर्ति कर मुक्त नहीं होगी, यानी कि वो नियम लागू नहीं होंगे। पहला, मुख्यतः प्रबंधक अथवा प्रशासक के रूप में कोई नियुक्त हो तो क्षतिपूर्ति की राशि कर मुक्त नहीं होगी। अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो तथा प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक वेतन हो तो कर मुक्त नहीं होगी।
अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो परंतु कार्य प्रबंधक का करते हो तो उस स्थिति में भी ये राशि कर मुक्त नहीं होगी। अब जो बात इसमें विशेष रूप से है कि आपके ग्रेचुटी सॉरी कंपनसेशन जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एप्लीकेबल होने पर ये शर्तें होगी तो ही कर मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। सेकंड आता है कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है क्षतिपूर्ति, हटाए जाने पर क्षतिपूर्ति। हमने छंटनी नहीं की लेकिन सर्विस कंडीशंस बदल दी उसकी, तो उस कंडीशन में भी कंपनसेशन दिया जाता है, तो वो कंपनसेशन फुल्ली टैक्सेबल होगा। पूरी की पूरी राशि जो है कर योग्य होगी, पूरी की पूरी राशि। अब बात आती है छंटनी पर देय क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्रीय सरकार या अनुमोदित किसी योजना के तहत किया जाता है। गवर्नमेंट की कोई अप्रूव्ड जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूव्ड किसी योजना के तहत यदि पेमेंट किया जाता है तो संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी और उसमें अधिकतम कर मुक्त संबंधी कोई प्रावधान, कर मुक्ति संबंध प्रावधान नहीं होगा। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में लिमिट है कि 5 लाख से अधिक कर मुक्त नहीं होगा, लेकिन सरकार की किसी योजना के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई योजना है, अप्रूव्ड जो योजना है उसके तहत यदि दिया गया तो कर मुक्ति की कोई सीमा लागू नहीं होगी। अब आता है एक ऐच्छिक सेवा अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति। आपने नाम सुना होगा VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये सरकार की कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत, VRS के तहत किसी को क्षतिपूर्ति दी गई, कंपनसेशन दिया गया अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C के तहत, तो न्यूनतम राशि कर मुक्त होगी प्राप्त राशि। सेकंड, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 3 माह का वेतन। और थर्ड, सेवानिवृत्ति की तिथि में अवकाश ग्रहण की तिथि घटाकर शेष अवधि का वेतन अधिकतम 5 लाख इसके अंतर्गत होगा। वेतन का तात्पर्य मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार बिक्री पर निश्चित प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाने पर सेवा काल की गणना के लिए भाग पर यानी पार्ट पर विचार नहीं किया जाएगा। थैंक यू।